नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 5 और पाठ संख्या 5 का नाम है संज्ञा और उसके भेद। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित को पढ़ो। वैभव और विभूति ताजमहल देखने गए। यह आगरा नगर में है। यह सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसकी सुंदरता अवर्णनीय है। इसे देखकर दोनों आश्चर्यचकित हुए। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विभिन्न प्रकारों के नामों की ओर संकेत कर रहे हैं, यथा वैभव, विभूति, शाहजहां, मुमताज महल, पत्नी। ये सब हैं प्राणियों के नाम, मतलब व्यक्तियों के नाम। आगरा एक स्थान का नाम है। ताजमहल और संगमरमर वस्तु का नाम है। सुंदरता एक गुण, विशेषता का नाम है और आश्चर्यचकित भाव का नाम है ना बच्चों। तो चलिए, अतः इन सभी रंगीन छपे पदों में किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण या विशेषता और भाव के नाम का बोध हो रहा है। हमें इन रंगीन शब्दों से पता चल रहा है कि यहाँ प्राणी की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, भाव की बात हो रही है, किसी विशेषता की बात हो रही है या किसी वस्तु की बात हो रही है। व्याकरण में इस प्रकार के नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए अब परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। सामान्यतः संज्ञा को 3 प्रकारों या भेदों में बांटा जाता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के निम्नलिखित 2 भेद और हैं। वो हैं समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि गंगा भारत की पवित्र नदी है। अब नदियां तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ हम विशेष नदी गंगा की बात कर रहे हैं और विशेष देश भारत की बात कर रहे हैं। तो गंगा और भारत यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। इन वाक्यों में गंगा, भारत, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, लाल किला, तिरंगा, एफिल टावर और पेरिस व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये शब्द किसी विशेष नाम को प्रकट कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तियों, सागरों, नदियों, झीलों, पर्वतों, राज्यों, देशों, गांवों, महीनों, अनाजों, राशियों आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो आपको याद रखना है कि किस किस के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी भी जाति के समस्त पदार्थों, जैसे व्यक्तियों, पशुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पुरुष, अब पुरुष तो बहुत सारे हो सकते हैं, स्त्री भी बहुत हैं, पर्वत, नदी, पुस्तक, बच्चे, घर आदि। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्दों में अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से किसी विशेष नाम का बोध होता है, जबकि जातिवाचक संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होते हैं, किंतु जातिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में होते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक हम किसी विशेष चीज या वस्तु या स्थान या व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए वो हमेशा एक वचन में होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का
जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के गुणों, विशेषताओं को महत्व देने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। आज भी हमारे देश में श्रवण कुमार पाए जाते हैं। जयचंदों ने हमारे देश को बहुत हानि पहुंचाई है। किसी जातिवाचक संज्ञा को कोई विशेष नाम दे देने से वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जातिवाचक शब्द क्या है? पुरुष, स्त्री, नगर, नदी, सागर। अब अगर हम इन्हें कोई विशेष नाम दे देंगे तो ये व्यक्तिवाचक शब्द बन जाएंगे। जैसे पुरुष भगत सिंह, स्त्री रानी लक्ष्मीबाई, नगर मुंबई, नदी गंगा, सागर प्रशांत महासागर। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, अवस्था अथवा दशा आदि को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गन्ने में मिठास है, तो मिठास क्या है? गन्ने का गुण है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बचपन चिंता मुक्त होता है। हिमालय की ऊंचाई सबसे अधिक है। और कुछ अन्य उदाहरण हैं: बुढ़ापा, हंसी, खुशी, मोटापा, कुरूपता, वीरता आदि। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में एक विशेष बात यह है कि भाववाचक संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा पर। जो संज्ञा शब्द प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अकबर के पास विशाल सेना थी। अब सेना में क्या होता है? बहुत सारे सैनिक होते हैं, उन सैनिकों का समूह होता है, तो उसके लिए हमने एक नाम क्या दे दिया? सेना। सभा मैदान में हो रही थी। सभा जहाँ पर बहुत से व्यक्ति एकत्रित हो, तो उस जगह को, उस व्यक्तियों के समूह को क्या नाम दे दिया गया? सभा। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब 40 विद्यार्थियों का समूह जहाँ एक साथ बैठकर पढ़ रहा है, उस जगह को क्या नाम दिया गया? कक्षा। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी समूह का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में होती हैं। जैसे अशोक की सेना ने वीरता से युद्ध किया, एक वचन। दोनों सेनाएं रण क्षेत्र में पहुंच गईं, बहुवचन। पदार्थवाचक संज्ञा की ओर आते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना मूल्यवान धातु है, लोहे से पुल बनाए जाते हैं, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। इन वाक्यों में आए शब्दों सोना, लोहे और लकड़ी से पदार्थ जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं का बोध हो रहा है, अतः ये पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। अब इसके बारे में विशेष है, किसी पदार्थवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन्हें गिना भी नहीं जा सकता, केवल नापा या तोला जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों के बाद कुछ शब्दांशों को जोड़ा जाता है। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं। सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। जातिवाचक संज्ञा क्या है? यहाँ पर भाई, तो इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी भाईचारा। दानव, दानवता। मित्र, मित्रता। चोर, चोरी। मानव, मानवता। माता का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो बनेगा मातृत्व। डकैत से डकैती। शत्रु, शत्रुता। ठग, ठगी। बाकी के सभी शब्द आप बच्चों स्वयं पढ़ेंगे। सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। पराया सर्वनाम है तो इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी परायापन।
स्व स्वत्व, अहं अहंकार, मम ममत्व, अपना अपनापन, निज निजत्व। बच्चों ये सब आपको याद करना होगा, तभी आप इन सबसे भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीख पाएंगे। विशेषणों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। अब विशेषण होते हैं कोई गुण या अवगुण, मतलब कोई भी जो उनमें विशेषता हो, जैसे कि युवा यौवन, दूर दूरी, निर्धन निर्धनता, लंबा लंबाई, बूढ़ा बुढ़ापा, निकट निकटता। बाकी के सभी बच्चों आप स्वयं पाठन करेंगे। आगे चलते हैं। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। क्रिया मतलब काम करना, जिसमें कोई काम हो रहा हो, जैसे कि मिलना तो मिलन मेल, बुनना बुनाई, बढ़ना बढ़ोतरी, पीना पिलाई, रोना रुलाई, पढ़ना पढ़ाई, गाना गान, धोना धुलाई, बहना भवा आदि। बाकी के सभी आप स्वयं पढ़ेंगे। अब है क्रिया विशेषणों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। जल्दी जल्दबाजी, बहुत बहुतायत, शीघ्र शीघ्रता, कम कमी, अधिक अधिकता, बारंबार बारंबारता। चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं अपने क्या पढ़ा क्या सीखा पृष्ठ पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। संज्ञा की परिभाषा सोदाहरण दो। संज्ञा के भेदों के नाम बताओ। मैंने आपको बताए संज्ञा की परिभाषा क्या होती है बच्चों। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखो। भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? बच्चों पाठ के आधार पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। संज्ञा के निम्नलिखित भेदों के 4 उदाहरण लिखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा, भारत, ये 2 आप स्वयं लिखेंगे। जातिवाचक संज्ञा नदी, पुरुष, ये भी आप स्वयं देंगे। भाववाचक संज्ञा सुंदरता, चालाकी, 2 भाववाचक संज्ञाओं के नाम आप स्वयं लिखेंगे। समूहवाचक संज्ञा सेना, कक्षा, आप ये 2 स्वयं लिखेंगे। पदार्थवाचक संज्ञा सोना, चांदी, 2 पदार्थवाचक संज्ञाओं के नाम आप यहाँ पर स्वयं देंगे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। तो चाल का भाववाचक संज्ञा चाल ही रहेगी। कोमल कोमलता, पराया परायापन, माता मातृत्व, निज निजत्व, मधुर मधुरता। और ये जो 3 शब्द हैं यहाँ पर दूर, कठिन, चौड़ा, इनसे आप भाववाचक संज्ञा स्वयं बनाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखो। नदियों और सागरों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, असत्य। यदि हम नदियों और सागरों को नाम दे देंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सत्य। मोटापा और सुंदरता भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये भी सत्य है। भाववाचक संज्ञाओं को देखा जा सकता है, असत्य। सोना चांदी पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं, सत्य। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किन शब्दों से हुआ है? लिखो। भाईचारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है भाई शब्द से। वकालत वकील, अहंकार अहम, शीघ्रता शीघ्र, चालाकी चालाक, मित्रता मित्र, परायापन पराया, पिलाई पीना, मूर्खता मूर्ख। तो बच्चों अब आपने संज्ञा और उसके भेद को अच्छे से दोबारा से पढ़ना है और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं।
आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा और उसके भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।